नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉकबॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बढ़िया बिजनेस आर्टिकल्स, इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें जो आपके इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस को अफेक्ट करती हैं। शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले आर्टिकल से। इंडिया इनकॉर्पोरेशन गिव्स वीकेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिट फ्रंट इन 7 क्वार्टर्स। यहाँ पे बात हो रही है रिजल्ट्स की। यस, इस वक्त इंडिया में हर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं सबके रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं क्वार्टर वन रिजल्ट्स। जो अप्रैल से जून का क्वार्टर है, ये जो 3 महीना है, इसके रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं। और पिछले 7 क्वार्टर्स को अगर आप कंपेयर करें, एक क्वार्टर 3 महीने का हो गया, तो 7 क्वार्टर्स में इस वक्त सबसे वीकेस्ट परफॉर्मेंस है इंडियन कंपनीज की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक म्यूटेड स्टार्ट दिया है इंडिया की कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। यहाँ पे नेट अर्निंग्स हमारी कम हुई है। इसके अलावा रेवेन्यूज, हमारी जो सेल्स है वो भी सिंगल डिजिट में ही ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। ऐसा डबल डिजिट एटलीस्ट एक्सपेक्टेड रहता है इस वक्त जब इकोनॉमी इतना बढ़िया कर रही हो, कंजम्पशन डेटा भी अच्छा। एनालिसिस किया गया 488 कंपनीज का जिन्होंने अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया है जून 2024 के लिए। और यहाँ पे 1.6% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप आया है कंबाइंड नेट प्रॉफिट में, जो सबसे वीकेस्ट परफॉर्मेंस है 7 क्वार्टर्स में। और इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखें तो जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट है इन कंपनीज का, यहाँ पे 13.6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आया था पिछले क्वार्टर में। तो पिछला क्वार्टर बहुत ही बढ़िया था। 65% राइज आया था क्वार्टर 1 में 2024 के। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स रहे हैं, ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रही है। बट इस बार ऐसा हुआ है कि ओवरऑल ग्रोथ नेट प्रॉफिट में भी कम हुआ और रेवेन्यू में भी कम देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे इसी का असर है कि मार्केट में इस वक्त थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, ऑल्दो इसमें ग्लोबल क्यूज ज्यादा इन्वॉल्व है। अडानी चार्ट्स आउट सक्सेशन प्लान फॉर $213 बिलियन। अब गौतम अडानी यहाँ पे अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, 62 इयर्स के हैं, और ये प्लान कर रहे हैं कि ये स्टेप डाउन कर देंगे और कंपनी का कंट्रोल, अपने ग्रुप का कंट्रोल दे देंगे अपने सन्स एंड अपने कजन्स को अर्ली 2030s में। यस, तो उन्होंने ब्लूमबर्ग न्यूज को कहा एक इंटरव्यू में जो पब्लिश किया गया था मंडे को। जब अडानी रिटायर होंगे तो उनके 4 हेयर्स हैं, सन्स, इनके करण एंड जीत एंड उनके कजिन प्रणव एंड सागर, वो इक्वल बेनिफिशियरीज बनेंगे फैमिली ट्रस्ट के, इनका ये कहना है। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होगा जिसमें ट्रांजिशन होगा स्टेक्स का कांग्लोमरेट्स फर्म में 2 हेयर्स एंड ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का ये कहना है। यहाँ पे अडानी ग्रुप ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है इसको लेकर के। एंड इनके आप देखेंगे इनकी पूरी फैमिली है काफी ज्यादा इन्वॉल्व है इनके बिजनेस में, इनके सारे बेटे, इनके कजिन्स, और इसके अलावा इनके नीस नेफ्यूज भी आई थिंक कुछ कुछ बिजनेसेस में इन्वॉल्व है और कहीं कहीं पे पार्ट है। तो इनका कहना है कि सक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। एंड इन्होंने ये चॉइस दी है सेकेंड जनरेशन को कि जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही ऑर्गेनिक होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए, धीरे धीरे और सिस्टमैटिक होना चाहिए, इनका ये मानना है। तो जब ये स्टेप बैक कर जाएंगे तो जो जॉइंट डिसीजन मेकिंग होगा ये इट विल कंटिन्यू इन द इवेंट ऑफ अ क्राइसिस और अ मेजर स्ट्रेटेजिक कॉल, इनका ये कहना है ओवरऑल। तो ये चाहते हैं कि जो सक्सेशन है वो पहले से ही स्टार्ट हो जाए धीरे धीरे ग्रेजुअली, ताकि बाद में कोई टर्बुलेंस ना देखने को मिले इनके ग्रुप को। रिसेशन फियर्स एड टू आईटी सेक्टर कंसर्न्स। फियर है रिसेशन का इन द यूएस ड्यू टू राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट हैज एडेड टू कंसर्न्स ऑफ इंडियाज आईटी सर्विसेज सेक्टर। यहाँ पे आईटी सेक्टर में ना इंडिया में इस बार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी जी, ये तो हम मानते हैं। बट प्रॉब्लम क्या रहा कि अब यूएस में रिसेशन के फियर्स आ गए ना, तो वापस से आईटी सेक्टर थोड़ा इंडिया में परेशान हो गया। भाई यूएस में रिसेशन है, आईटी सेक्टर क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि मैं बता दूं, हमारे आईटी सेक्टर को जो पूरा बिजनेस है इंडिया के आईटी सेक्टर को यूएस से मिलता है। तो इंडियन आईटी सेक्टर के जो क्लाइंट्स हैं ये सारे कौन है सबसे ज्यादा? यूएस और यूरोप, यार इनके सारे क्लाइंट्स हैं। अब वहां रिसेशन आएगा मतलब आपके क्लाइंट ने पैसा कमाना कम कर दिया। अब आप सोचिए, अगर आपकी राशन की दुकान है या डिपार्टमेंटल स्टोर ही है, आपको खबर मिली कि आपके मोहल्ले में जो है जितने भी लोग रह रहे हैं उनका इनकम ओवरऑल इस बार ज्यादा नहीं ग्रो करने वाला, रिसेशन आ गया है जिन जिन कंपनीज में वो काम कर रहे हैं उन कंपनीज में। तो आपको ये प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपके बिजनेस को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग अब खर्चे कम करेंगे, राइट? नेसेसिटीज दिखेंगी बट स्टिल ओवरऑल खर्चे कम हो जाएंगे। तो आपके क्लाइंट्स की इनकम कम होने से भी आपका काफी नुकसान यहाँ
हो सकता है। वैसे ही आईटी कंपनीज के लिए सेम सिचुएशन है। निफ्टी आईटी, अगर आप इंडेक्स की बात करें, निफ्टी आईटी इंडेक्स में टॉप 10 स्टॉक्स है हमारे आईटी के जो ट्रैक करते हैं निफ्टी आईटी को, एंड ये 3.5% के करीब नीचे था, 3.25% नीचे था कल के दिन, जब निफ्टी में भी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली हमें। यहाँ पे टीसीएस, इंडिया का लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज फर्म है, यहाँ पे 4% की गिरावट देखने को मिली टीसीएस में। इसके अलावा इन्फोसिस 5.5% नीचे था, एचसीएल टेक करीब 3% नीचे था, एंड यहाँ पे विप्रो भी 3.5% नीचे था। तो यहाँ पे लार्जर कंसर्न यही कि कहीं रिसेशन वाला जो फियर है ना, ये रियलिटी नहीं ना बन जाए। यस, यूएस में जो रिसेशन को लेके फियर है, जो डर है ना कि यार रिसेशन आ जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, इकोनॉमी में ग्रोथ कम हो जाएगी, ये कहीं मटेरियलाइज ना हो जाए, ये अभी एक स्पेकुलेशन ही है। देखिए यूएस में रिसेशन आया नहीं है, ठीक है, और कई सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि यहाँ पे अभी हम इससे रिकवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम काफी बढ़िया रिकवर कर सकते हैं, बट इसके लिए सही कदम उठाने होंगे, एंड यहाँ पे अगर सही कदम उठाए गए तो इट इज नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट। तो ये आईटी सेक्टर इसलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कॉशियस आपको नजर आएगा। जो रिसेंट मैक्रो डेटा आया है यूएस का, यहाँ पे नियर टर्म के लिए अनसर्टेनिटी है, बट श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पे रिसेशन देखने को मिलेगा या इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, बट अनसर्टेनिटी है जो सबसे, मैं कहता हूँ मार्केट के लिए सबसे नेगेटिव क्या होता है, अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो एंटरप्राइजेस वेट कर सकते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा के लिए, जिसमें ये डिसीजन लेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कितना डीप है इनका कंसर्न, और ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजीज जो है वो सोचते हैं कि जो डेटा है वो फार फ्रॉम रिसेशनरी है, यहाँ पे रिसेशन के कोई सिग्नल्स और साइंस नहीं है, और एक सिंगल डेटा पे कभी भी हमें फोकस नहीं करना चाहिए जब भी आप कोई भी ओवरऑल इकोनॉमिक एस्टिमेट्स देख रहे हो। तो रिसेशन एक ऑब्वियस नेगेटिव है, एंड इससे फेडरल रिजर्व का रेट कट भी एक्सेलरेट हो सकता है, और दो थोड़ा इम्पैक्ट आए आईटी सेक्टर पे, बट जैसे इंटरेस्ट रेट्स और फेड के रेट्स कट शुरू होंगे आईटी सेक्टर के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी यूएस के मार्केट्स में, उसके क्लाइंट्स के लिए बेटर टाइम आना शुरू हो जाएगा। SoftBank shares plunges 19%, biggest drop since 1998। अब SoftBank जानते होंगे कई लोग, SoftBank का नाम सुना होगा, इंडिया में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके, बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो में इनके इन्वेस्टमेंट्स है, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी उन स्टार्टअप्स में जो इन्हें लगता है कि एक मार्केट में बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज ला सकते हैं, जो $1 बिलियन आइडियाज होते हैं, जैसे कि ओयो है, अलीबाबा है, इसके अलावा अनगिनत स्टार्टअप्स हैं, बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स हैं जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है आज तक। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, स्टॉक आउट इन जापान वाइप्ड आउट 15 billion of SoftBank's value on Monday after company's biggest single day fall since co-founder Masayoshi Son took company public in 1998। 1998 में अपनी कंपनी का आईपीओ आया था, और तब से लेके ये सबसे बड़ा ड्रॉप है यहाँ पे। जापानीज मार्केट में देखेंगे वैसे ही हालत खराब है, जापानीज ओवरऑल काफी अभी परेशान है। सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स अगर अभी देखें हम, तो वो जापान का ही हमें देखने को मिल रहा है, एंड 19% ड्रॉप मिला सॉफ्टबैंक के शेयर्स में भी, एंड इस क्वार्टर ये हो गया है 38%। तो ये सबसे बिगेस्ट ड्रॉप है सिंस 2001, और ये जो प्लंज है ये तब आ रहा है जब सन ने प्रिपेयर किया है इन्वेस्टमेंट बिल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज में। यस, ये हेविली इन्वेस्ट करने वाले थे इसमें, और अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि 38% इनका ओवरऑल स्टॉक प्राइस ही चला गया है नीचे, एंड इनका जो ओन पर्सनल वेल्थ है यहाँ पे भी $2.9 बिलियन का इन्हें झटका झेलना पड़ा जब मार्केट में इतनी बड़ी करेक्शन आई। तो एआई का जो हाइप है ये फेड हो रहा है। अब एआई कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है और प्रेशर भी है कि भाई आपको फंडिंग मिली है, अब आप डिलीवर करिए रेवेन्यू और अर्निंग्स, मोनेटाइज करिए अपने सॉफ्टवेयर को, अपने मॉडल्स को, ताकि हम आगे फ्यूचर देख पाए कि हाँ ये कंपनी आगे नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकती है। टॉपिक्स एंड निक्की 225 स्टॉक एवरेज स्टम्बल 12% ऑन मंडे। ये इंडेक्स है, जैसे इंडिया में निफ्टी है वैसे ही निफ्टी 50 है हमारे यहाँ, इनके यहाँ निक्की 225 है। तो मंडे को आपने देखा कि सर्ज आया येन में, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी हुई, मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का मतलब होता है टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, एंड जो डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमिक आउटलुक आया यूएस में, इसकी वजह से ये सारा ओवरऑल इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। रीजनिंग फॉर स्टेटस को, एमपीसी कैन नॉट इग्नोर फूड इन्फ्लेशन। अब कल हम डिस्कस कर रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन को किस तरीके से हमारे हिसाब से तो भाई इग्नोर करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये तो
काफी ज्यादा डिपेंडेंट इस पे है कि ओवरऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे हैं कि सप्लाई सही रहे वेजिटेबल्स की और फूड प्राइसेस की। अब एक एडिटोरियल आया छोटा सा जिसमें लिखा है कि नहीं, एमपीसी कैन नॉट इग्नोर फूड इन्फ्लेशन। तो एक कॉन्ट्ररी ओपिनियन है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, एक बार इसे भी पढ़ते हैं। 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो इस वीक मीटिंग करने वाली है पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए। काफी सारे फैक्टर्स हैं बैकड्रॉप में जो कंफर्ट करेंगे कमेटी को। सबसे पहला क्या है, जो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दी है फिस्कल कंसोलिडेशन की इस बजट में, ठीक है। इसके अलावा ये टारगेट करेंगे रेस्ट्रिक्टिंग फिस्कल डिफिसिट टू 4.9% ऑफ ग्रॉस जीडीपी। देखिए, फिस्कल डेफिसिट में तो हम भी यूजुअली रहते हैं, हमारे खर्चे ज्यादा रहते हैं और इनकम यूजुअली कम रहती है। तो गवर्नमेंट को भी, अब गवर्नमेंट के भी टारगेट्स होते हैं कि नहीं, फिस्कल डेफिसिट को 4.9% पे लाना है हमें, जो पहले 5.1% था, जो इंटरिम बजट में प्रोजेक्ट किया गया था। तो ये इन्फ्लेशन के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, ठीक है। दूसरा, कोर इन्फ्लेशन रेट अभी भी 3% पे है। तो कोर इन्फ्लेशन, जहां आप फूड को हटा दें अगर, ठीक है, तो यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन रेट आपको 3% दिखेगा और आरबीआई का कितना टारगेट है, 4% का टारगेट है। ये कितना है, 3%। इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम बढ़िया है यहाँ पे, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन काफी अच्छा हुआ है ओवरऑल। एंड डिस्पाइट ऑल दीज फेवरेबल फैक्टर्स, जितने भी फेवरेबल फैक्टर्स हैं, जो कॉम्प्लिकेट कर रहा है ना पॉलिसी को, वो है फूड इन्फ्लेशन। यस, तो कोर इन्फ्लेशन बढ़िया है, जहां पे हम फूड और फ्यूल को माइनस कर देते हैं इन्फ्लेशन में से। अब जो फूड इन्फ्लेशन है ना, ये 9.5% की दर से बढ़ रहा है, और कहा ये 3% की दर से बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा 4% का टारगेट है ना, फूड इन्फ्लेशन अचीव नहीं करने दे रहा। अगर फूड इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, कम हो जाए, तो हमारे लोन्स तुरंत सस्ते होने लगेंगे। ओवरऑल हम रेट कट्स देखेंगे, एक्सपेंशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, इकोनॉमी में काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन जो हायर फूड इन्फ्लेशन है, इसकी वजह से हमारा हेडलाइन रेट ये अबव टारगेट है ऑफ 4%। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्सपेक्ट कर रही है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, जिससे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, ठीक है, ये एवरेज करेगा 4.5% इस फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि पॉलिसी रेपो रेट अभी देखेंगे तो 6.5% है, और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो रियल पॉलिसी रेट है ये 2% ज्यादा है देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन रेट डाउन टू टारगेट। तो इन्फ्लेशन रेट को टारगेट पर लाने के लिए 5.1% का या 5.404% समथिंग का भी इन्फ्लेशन है, ठीक है। हमारा टारगेट कितना है, इसको 4% पे लाने का है। तो ओवरऑल जो पॉलिसी रेट है ना, 6.5% की, कई लोगों का कहना है कि जरूरत नहीं है, ये 4.5% भी रेट रहेगा तब भी हम टारगेट अचीव कर लेंगे। इनफैक्ट जो 2 एक्सटर्नल एमपीसी मेंबर्स हैं, उन्होंने तो वोट किया कि रेट कट हो जाना चाहिए पिछले ही मीटिंग में। बट इट इज वर्थ डिबेटिंग कि क्या रियल पॉलिसी रेट हायर है देन रिक्वायर्ड। अगर रीसेंट रिसर्च देखें बाय आरबीआई स्टाफ, ये ऐसा नहीं रिफ्लेक्ट करता, ठीक है, डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ सेंट्रल बैंक। इन्होंने शो किया जो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है फोर्थ क्वार्टर में 2023-24 के, ये था 1.4 टू 1.9%। कंपेयर कीजिए, ये था थर्ड क्वार्टर में कंपेयर कीजिए आप 2021-22 के, ये था 0.8 टू 1.0%। नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रॉडली डिफाइन किया जाता है वो रेट जहां पर सेविंग्स और इक्वल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट विद स्टेबल प्राइसेस। तो जो डिफरेंस है बिटवीन रियल पॉलिसी रेट और नेचुरल रेट, ये इंडिकेट करता है कि पॉलिसी स्टैंड क्या है। अगर जो रियल रेट है, ठीक है, रियल रेट माइनस नेचुरल रेट करेंगे, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आया नंबर, तो अगर आप ये देखेंगे कि पॉलिसी को कहा जाएगा कि रेस्ट्रिक्टिव है, एंड अगर नेगेटिव आता है तो कहा जाएगा ये वाइस वर्सा। तो देयरफॉर जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है ऑफ 4.5%, ठीक है, एंड जो रियल रेट है, इसे कंसीडर किया जा सकता है कि न्यूट्रल है, टेकिंग इनटू अकाउंट दी अपर एंड ऑफ नेचुरल रेट रेंज। अगर आप अपर एंड देखिए नेचुरल रेट रेंज का, तो इसे आप न्यूट्रल कह सकते हैं ओवरऑल। तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि मार्केट में हमारी पॉलिसी या तो एक्सपेंशनरी है या बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है ओवरऑल। तो जो इन्फ्लेशन है, आरबीआई का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया है, इसने सजेस्ट किया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को कंसीडर करना चाहिए टारगेटिंग इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड। जो अंडरलाइंग रीजनिंग है कि फूड इन्फ्लेशन सप्लाई इंड्यूस्ड है, राइट। हम भी डिस्कस करते हैं कि फूड इन्फ्लेशन को आप इंटरेस्ट रेट से चेंज कर ही नहीं सकते, ये एक एकदम अलग फिनोमेनन है, ये सप्लाई से इसका पूरा रिलेशन है। और शॉर्ट रन मॉनेटरी टूल्स, ये प्राइस प्रेशर जो है, बेसिकली दे आर मेंट टू एड्रेस प्राइस प्रेशर एमिनेटिंग फ्रॉम एक्सेस एग्रीगेट डिमांड ग्रोथ। जहां डिमांड ग्रोथ है
उसको अगर कंट्रोल करना है, उसके प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स चेंज करते हैं। लेकिन जहां सब्जियों के दाम बढ़ गए, वहां हमारा एक्सेस डिमांड थोड़ी है, टमाटर की डिमांड थोड़ी बढ़ गए इस साल, टमाटर के रेट बढ़ जा रहे हैं तो सप्लाई कम हो गया है। तो ये बेसिक लॉजिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक्सपर्ट कमेटी ने नोट किया कि टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक रिपोर्ट दिया था इन्होंने 2014 में, सीपीआई हेडलाइन एंड सीपीआई फूड, दे टेंड टू ड्राइव चेंजेस इन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। बिसाइड्स अगर आप कंबाइंड इन्फ्लेशन देखें ओवरऑल, बिसाइड्स अगर आप यहाँ पे कंबाइंड इन्फ्लेशन देखें, ठीक है, जो कंज्यूमर फेस करता है, फूड को इग्नोर कर दे उसमें से, फ्रेमवर्क में से, तो ये एक्सपेक्टेशंस को अफेक्ट कर सकता है एंड फूड इन्फ्लेशन कैन क्विकली गेट जनरलाइज। तो ये इसलिए एडवाइजेबल नहीं है। और गिवन द न्यू एविडेंस ऑन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट मेक्स सेंस फॉर एमपीसी की एमपीसी वेट करे जब तक इन्फ्लेशन रेट 4% के टारगेट तक नहीं आ जाता, जो आरबीआई का कहना है कि आप एक साल से पहले तो भूल जाओ, ये होना ही नहीं है। एंड ऐसा नहीं कि 4% आते ही आरबीआई रेट कट कर देगा। हमें लगता है जब वो देखेगा कि फाइनेंशियल ईयर में हम लोग एवरेज कर सकते हैं 4%, तब जाके हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड में भी हमें देखने को मिले रेट। नो क्विक फिक्सेस फॉर इंडिया जॉब क्राइसिस। अभी एक और एडिटोरियल है ये, और ये है जॉब क्राइसिस के बारे में। तो यहाँ पे बात हो रही है, आफ्टर डिसमिसिंग ऑल एडवर्स रिपोर्ट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, गवर्नमेंट फाइनली एक्नॉलेज्ड। काफी सारे रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट में डिसमिस किए जा रही थी कई दिनों से। उनका ये कहना था कि नहीं नहीं, इकोनॉमी में कोई इतना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब क्रिएशन अच्छा हो रहा है, इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही है और जॉब भी अच्छा क्रिएट हो रहा है। लेकिन इस बजट स्पीच में गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को, एंड जो इशू है जॉब क्रिएशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का, इसे काफी अटेंशन भी मिला इकोनॉमिक सर्वे में बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अपने बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस किए 5 स्कीम्स इस वक्त, ठीक है, जिसमें ज्यादातर एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव दिए जाएंगे अगर वो हायर करेंगे ज्यादा एम्प्लॉयर्स को। तो एक स्कीम था पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग, जहां पे टॉप 500 कंपनीज है ना, फाइनेंस मिनिस्टर चाहती है कि वो हायर करे और ट्रेन करे इंटर्न्स को, और इंटर्न्स को लाइकली मिलेंगे 5,000 पर मंथ प्लस वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000। गवर्नमेंट बेयर करेगी इंटर्न की स्टाइपेंड कॉस्ट, ठीक है, विद कंपनी चिपिंग इन विद सम अमाउंट एंड टेकिंग केयर ऑफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रेनिंग एक्सपेंस तो कंपनी को ही करना पड़ेगा, बट यहाँ पे गवर्नमेंट स्टाइपेंड पे करेगी इनका। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल आइडियाज नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि एक बंदे को ये भी इंप्रेशन मिलेगा कि गवर्नमेंट डज नॉट हैव द कंप्लीट ग्रास्प ऑफ द इशू। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, एक बिगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, जॉब क्रिएशन प्रॉब्लम, एंड फाइनली स्किल प्रॉब्लम्स भी है, लैक ऑफ स्किल्स अमंग यूथ। तो दीज इन टर्म ये ट्रीट किए जा सकते हैं एज 2 प्राइमरी इश्यूज दैट नीड टू बी टैकल्ड यहां पर। एंड ये जो प्राइमरी इश्यूज है, इनको टैकल करना बहुत जरूरी भी है। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल ग्रोथ, सबसे पहला क्या है, जहां हम इंश्योर करेंगे कि इनफ जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं टू अब्सॉर्ब द ह्यूज नंबर ऑफ youth joining the workforce every year or at least majority of them. Second क्या है, इंश्योर करेंगे कि youth and job seekers they are actually employable, ठीक है। तो प्रॉब्लम विद क्रिएटिंग इनफ जॉब्स इज दैट समथिंग ऑल कंट्रीज आर फेसिंग, बट इंडिया विद इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉपुलेशन साइज इज द वर्स्ट ही। तो जॉब क्रिएशन का प्रॉब्लम देखिए, यूएस में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त पीक पे चल रहा है पिछले 2 साल के, हर जगह इश्यूज है, बस इंडिया के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ यूथ एज वेल। तो जो लार्ज नंबर ऑफ यूथ है इंडिया में, दे आर गेटिंग एडेड टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि 10 मिलियन टू 14 मिलियन के रेंज में आता है। तो इनके लिए जॉब क्रिएट करना और इनको ऑब्जर्व करना एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रपोजिशन है, अगर इकोनॉमी 7-8% से ग्रो कर रही है तब भी, क्योंकि जो जॉब्स क्रिएट होते हैं पर यूनिट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक शार्पली ड्रॉप हो जा रहे हैं, ठीक है, ओवर डेकेड्स। तो एवरीवन इन द वर्ल्ड इज ऑब्सेस्ड विद टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो पहले 1% जीडीपी ग्रोथ पे जितने जॉब्स क्रिएट होते थे, ठीक है, अब उतने पॉसिबल नहीं होंगे और आगे ये और ज्यादा कम ही होने हैं। यस, तो ओवरऑल जॉब क्रिएशन कम होगा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी एंड एम्प्लॉयमेंट एडिशन कम होता रहेगा एज पर एडिशन टू इन कंट्रास्ट टू एडिशन टू जीडीपी ग्रोथ। तो 1970s में अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ जीडीपी इन इंडिया वाज ऑलमोस्ट 1,
एंड पॉपुलेशन भी बहुत कम था 1970s में हमारा। तो करंट डेकेड में अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी प्रॉब्ली 0.1% आ गई है। तो 8% इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनलाइकली टू क्रिएट इनफ जॉब्स फॉर द यूथ। ओवरऑल अगर आप देखें, द ओनली वे टू क्रिएट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू जॉब्स इवन इफ दे डू नॉट मीट एंटायर डिमांड इज टू मेक इंडिया एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर बिल्डिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यही दो इसका सोल्यूशन है। इस पर हम फोकस करें और एक अट्रैक्टिव हब बनाए कि इस हब में बाहरी विदेशी निवेश आए। तो डिस्पाइट ऑल द टॉक अबाउट इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जितनी भी बातें होती हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, सच्चाई ये है कि बहुत सारी कंप्लायंसेस अभी भी हैं, बहुत रेगुलेशंस हैं, बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है बिजनेसमैन को एक इंडिया में जो एक बिजनेस पे फोकस करने के अलावा इन्हीं चीजों पे फोकस करता रह जाता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए अगर आप देखें तो इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कंट्री जैसे कि वियतनाम, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना बड़ा इजी है एज कम्पेयर टू इंडिया, वही एक रीजन है कि इंडिया अभी भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पा रहा है। कि ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करने इंडिया में आएगी तो कोई काम नहीं करने वाला नहीं है, किसके पास स्किल नहीं है, ये बिल्कुल बकवास की बात है। प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं क्रिएट कर पाते इनके लिए। इनको अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है तो इन्हें बहुत सारे लंबे कंप्लायंसेस से गुजरना पड़ता है, जहां पे बिजनेसेस कंप्लायंसेस में ही जूझे रह जाते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते कि वो अपने प्रोडक्ट और बिजनेस पे फोकस करें। तो अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू मेक इंडिया अ मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स ने साथ में काम करना होगा, फ्रिक्शन को कम करना होगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेटअप करना पड़ेगा बेस, हमें प्रॉपर पिच करना पड़ेगा उन्हें, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनसे कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट को रियल प्रॉब्लम्स पता हो। क्योंकि बाय फार हमने देखा है जो रियलिटी है, ठीक है, कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज उससे बहुत ही ज्यादा दूर होती है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अब बात कर रहे हैं सेकंड प्रॉब्लम की, लैक ऑफ स्किल्स। यस, लैक ऑफ स्किल्स भी प्रॉब्लम है जो एक कंसर्निंग प्रॉब्लम है हमारे लिए, और गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। एंड दिस इज लुकिंग एट रॉन्ग एंड ऑफ थिंग्स। यहाँ पे टैकल क्या होना चाहिए राइटर के अकॉर्डिंग, जो हमारा ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम है वो। कोई भी कंट्री पूरी दुनिया में जो जिसने ग्रोथ की है रैपिडली, उन्होंने बिना एजुकेशन पे ध्यान दिए नहीं किया है। और एक ऑफन एक डिबेट होता है जहां पे गवर्नमेंट इनफ फंड्स देती है एजुकेशन को या नहीं देती है। और ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन। एजुकेशन को फिक्स करने के लिए हमें अपने गवर्नमेंट्स को, जितनी भी गवर्नमेंट है, उन्हें कंप्लीटली रीथिंक करना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज को। यूनियन पॉलिसी मेकर्स एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन दोनों को अपने लेवल पे काफी ज्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे रिफॉर्म्स की जरूरत है, रीथिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। तभी हम एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म कर पाएंगे। और जो उनकी ड्यूटी है कि वो इस तरीके के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें जो काम कर पाए कंपनीज में, वो ये कर पाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है कि कॉलेजेस अपना जो रोल है वो पूरी तरीके से ज्यादातर अगर आप देखें तो स्किप कर चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। एंड कंपनीज को उनकी जगह पे ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ रहा है अपने एम्प्लॉयज को, जो कि कॉलेजेस का काम था। कोचिंग सेक्टर इंडस्ट्री जो है, इसे बंद करने की जरूरत है, राइटर का ये कहना है। क्योंकि ये कुछ नहीं करता, बस इनकरेज करता है स्कूल्स को कि ये टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से इन इंस्टीट्यूट्स पर डाल दी जाए। ठीक है, ये भी बात सच है। पूरी दुनिया में अगर आप जाए, यूएस में नहीं होते ट्यूशन, यूरोप में भी ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स नहीं होता है, सिर्फ इंडिया में ये कल्चर है। क्योंकि इंडिया में स्कूल्स ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि बच्चे कोचिंग में तो पढ़ ही रहेंगे। तो स्कूल एजुकेशन को अगर आप नहीं फिक्स करेंगे तो आप कितना ही इंटरवेंशन कर ले कॉलेज, यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, या आप चेंज नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी बदल नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।